हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट परचम क्लासेस। आज के क्लास में फिर से एक बार इकोनॉमी के लिए मिल रहे हैं और आप लोग बहुत इंजॉय कर रहे हो इस सीरीज़ को। थैंक यू सो मच। और बहुत फ़ायदा भी आप लोगों को हो रहा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग और ऐड करते चले जाएंगे अपने इस सफ़र में। और आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, कि इन्फ्लेशन कितने कितने तरीके का होता है और उससे रिलेटेड कौन कौन सी टर्म्स हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छी है। ठीक है, किस किस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन सब क्वेश्चंस को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमें क्या पढ़ना है, इन्फ्लेशन होता क्या है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आप लोगों को। प्लेलिस्ट में अगर आप जाओगे तो प्लेलिस्ट में आपको इन्फ्लेशन का सारा डिटेल मिल जाएगा, कैसे होता है, किस तरीके से कम होता है, किस तरीके से ज़्यादा होता है। फिर फिस्कल पॉलिसी में मैंने फिर से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के बारे में बता रखा है, जिसने नहीं देखा देख लेना। और इस क्लास में मैं इन्फ्लेशन के वेरियस टाइप्स आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ कि कितने तरीके का इन्फ्लेशन होता है और किस किस बेसिस पे उसको बांटा जाता है। तो आगे बढ़ने से पहले आपको जानकारी दे दूं, अगर आप लोग जनरल अवेयरनेस की क्लासेस लेना चाहते हैं तो एसएससी जीए का एक न्यू कोर्स जो है परचम क्लासेस आप लोगों के लेके आया है। ये जो कोर्स होगा, ये चाहे आप टीयर 1 के लिए दे रहे हैं, चाहे आप टीयर 2 के लिए दे रहे हैं, इसमें बिल्कुल फाउंडेशन से बिल्कुल जीरो से हाई लेवल तक की सारी चीज़ें कवर होंगी। आपको अलग अलग से कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है टीयर 1 का, टीयर 2 का। इसमें कंप्लीट पैकेज आपको मिलेगा जिसमें टीयर 1 और टीयर 2 दोनों की ही तैयारी करवाई जाएगी डिटेल में। ठीक है, तो पूरी टीम आप लोग जानते हो हमारी, जिसमें स्टैटिक जीके, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी सब कुछ कवर करवाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप लोग सिर्फ इकोनॉमी पढ़ना चाहते हो तो इकोनॉमिक्स का एक सेपरेट कोर्स भी है, जिसके अंदर एसएससी इकोनॉमी कोर्स के नाम से आपको वो मिलेगा, जिसमें मैं आप लोगों को बिल्कुल जीरो से हाई लेवल की इकोनॉमी जो है वो कवर करवाऊंगी। ठीक है, अगर आप लोग एनरोल करना चाहते हो तो परचम क्लास ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहां पे आपको हमारे दोनों कोर्स मिल जाएंगे। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए, जितनी भी आपकी फीस है उस पर 10% एक्स्ट्रा ऑफ अगर आपको चाहिए, देन यूज कोड PAYL10 टू गेट एक्स्ट्रा 10% ऑफ ऑन दीज टू कोर्सेज। ठीक है, और भी अलग अलग तरीके के कोर्सेज, अगर आप स्पेशल सब्जेक्ट्स के कोर्सेज लेना चाहते हो तो आपको परचम ऐप पे बहुत सारे और कोर्सेज भी मिल जाएंगे। ठीक है, यूट्यूब पे बहुत सारा मटेरियल आपको हमारा मिल ही रहा है, जैसे पूजा मैम करवाते हैं डेली का करंट अफेयर, रीचा मैम लेके आते हैं बहुत इंटरेस्टिंग सी आप लोगों के साथ ट्रिक्स शेयर करती हैं, कैसे आप लोग चीज़ों को लर्न करोगे। करंट अफेयर के सेशंस चल रहे हैं यूट्यूब पे। मेरा खुद का फाइनेंस और इकोनॉमी का करंट अफेयर चलता है, एवरी मंडे शाम को 7 बजे आता है। पॉलिटी चल रही है यूट्यूब पे, दिलीप सर करवा रहे हैं, आप लोग उन सब चीज़ों को एंजॉय कीजिए। ठीक है, तो ये इसीलिए हो रहा है, जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं वो एटलीस्ट यूट्यूब से इतना तो पढ़ लें कि एग्जाम के अंदर उनको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक के साथ, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। सो लेट्स गेट। देखो, टाइप्स ऑफ जो इन्फ्लेशन है वो कितने आधार पे बांटा जाता है, किन किन बेसिस पे बांटा जाता है स्टूडेंट्स। एक होता है इसका आधार ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, स्पीड के आधार पे, गति के आधार पे, कितनी तेजी से कोई महंगाई जो है वो बढ़ रही है। भाई आज एकदम 10 रुपए से 1000 रुपए हुए हैं, या आज 10 से 12 रुपए ही तेजी से बढ़ी है, 2 रुपए का ही इजाफा आया है उसके अंदर, 2 रुपए की ही इंक्रीज आया है, या उसके अंदर बहुत तेजी से एकदम से इंक्रीज आ गया, 10 रुपए की चीज एकदम 1000 की मिलने लगी है। तो कितनी स्पीड से महंगाई बढ़ रही है, इस चीज के आधार पे ये इसके टाइप्स होते हैं। फिर दूसरा जो बेसिस लिया जाता है कॉज के आधार पे, कारण क्या है महंगाई के कारण के आधार पे, कॉजेस के आधार पे। ठीक है, कि किस वजह से महंगाई बढ़ रही है, चीजें कम है उस वजह से या पैसा ज्यादा है उस वजह से। तो वजह के बेस पे यानी कॉजेस के बेस पे इन्फ्लेशन को बांटा जाता है। और तीसरा कुछ अदर फैक्टर्स होते हैं जिसमें स्क्यूफ्लेशन और स्टैगफ्लेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो स्पीड के बेसिस पे कौन कौन से तरीके का इन्फ्लेशन होता है, इसमें सबसे पहला है क्रीपिंग इन्फ्लेशन, जिसको कहते हैं रेंगती मुद्रास्फीति। रेंगती मुद्रास्फीति या मंदस्फीति भी जिसको कहते हैं। ठीक है, मंदस्फीति या रेंगती मुद्रास्फीति हिंदी वाले एस्पिरेंट्स के लिए। उसके बाद वॉकिंग इन्फ्लेशन है, रनिंग इन्फ्लेशन है, गैलोपिंग इन्फ्लेशन है और हाइपर इन्फ्लेशन है। ये 5 तरीके की इन्फ्लेशन हम स्पीड के बेसिस पे पढ़ेंगे। फिर कॉजेस के बेसिस पे डिमांड पुल, कोस्ट पुश, मॉनेटरी, हेडलाइन एंड कोर इन्फ्लेशन, प्रॉफिट इंड्यूस्ड एंड स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, इन सब चीजों को पढ़ेंगे। अदर्स में स्क्यूफ्लेशन और स्टैगफ्लेशन हमको पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ये चीज कि स्पीड के बेसिस पे कैसे कैसे इन्फ्लेशन को बांटा जाता है। सबसे पहला इन्फ्लेशन का नाम आप लोग देख रहे हैं, क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग इन्फ्लेशन मैं आपको समझाती हूँ, वही अपना पुराना तरीका, पहले देसी सी भाषा में हम समझ लेते हैं, फिर ये टेक्नोलॉजी वाली चीज़ों को समझेंगे, यानी फिर हम स्मार्ट बोर्ड की स्लाइड्स को समझेंगे। पहले हम इसका एसेंस, इसका बेस समझ लेते हैं। देखो, मैंने कहा क्रीपिंग इन्फ्लेशन, इस क्रीपिंग का मतलब क्या होता है।
क्रीप का मतलब क्या होता है? रेंग रेंग के चलना, रेंग रही है कोई चीज यानी धीरे धीरे महंगाई बढ़ रही है। अब इसके अंदर क्या होता है, 2% 4% तक महंगाई बढ़ जाती है। ये 2% 4% का मतलब क्या है, किसकी महंगाई, किसके हिसाब से आप लोग कम या ज्यादा कर रहे हो उसको समझो। मान लीजिए यहाँ पे एक टोकरी है, वैसे तो सीपीआई होता है, डब्ल्यूपीआई होता है, मैं उसकी बातें अभी नहीं कर रही, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी कि इन्फ्लेशन को लेके इंडेक्सेस कौन कौन से होते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, उसको अभी मैं डिस्कस नहीं कर रही। अभी आपको बिल्कुल मैं ऐसे समझा रही हूँ कि बिल्कुल एक जैसे मैं कहूं तो बिल्कुल नादान बच्चे समझ रहे हैं, और एक नादान सा एग्जाम्पल ही हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास एक टोकरी है, इस टोकरी के अंदर कुछ बेसिक बेसिक बहुत सारे सामान हैं। ठीक है, कुछ बेसिक बेसिक सामान रखे हैं इसके अंदर, बेसिक बेसिक सामान रखे हैं। तो इस सामान की, या मैं कहूं इस टोकरी की जो कीमत थी, इस टोकरी की जो कीमत थी, मानो वो थी 100 रुपए, वो थी 100 रुपए। इस टोकरी की कीमत कितनी थी? 100 रुपए। लेकिन अब इसकी कीमत जो है वो हो गई 110 रुपए। पहले ये जो इस टोकरी का सारा सामान आता था, इसमें हमने सारे बेसिक गुड्स रख लिए हैं, ये टोकरी जो है 110 रुपए की आपको मिल जाती थी। अब कितने की मिलेगी? वो 110 रुपए की मिल रही है। ठीक है, तो आप क्या कहोगे? इसमें 10% इंक्रीज हो गया, 10% इंक्रीज हो गया। मान लो वो जो टोकरी है वो 100 रुपए से 102 रुपए की मिलनी शुरू हो गई, आप क्या कहोगे? उसमें 2% का इंक्रीज हो गया। हम एक बेसिक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, एक बेस ईयर ले लेते हैं, एक बेस मंथ ले लेते हैं कि इस मंथ से हमको कंपेयर करना है, इस ईयर से हमको कंपेयर करना है, और फिर देखते हैं कि कितने परसेंट इंक्रीज आ रहा है। ठीक है, जो सामान पहले इतने का मिल रहा था, एक बेसिक सी हम लोग टोकरी, एक बास्केट तैयार कर लेते हैं जिसके अंदर बेसिक गुड्स डाल दिए हमने, वो पहले 100 रुपए की आ रही थी, अब वो 110 की आ रही है, यानी 10% इंक्रीज हो गया। 102 की आ रही है, यानी उसमें 2% का इंक्रीज हो गया। तो इसको कह रही हूं मैं इंक्रीज। तो क्रीपिंग के अंदर क्या होता है, अगर आपकी इन्फ्लेशन 2% से 4% के बीच में कम ज्यादा हो रही है, यानी ज्यादा हो रही है, उसको हम क्या कहेंगे? क्रीपिंग। भाई जो चीज पहले 200 की मिल रही थी, 102 से लेके 104 रुपए तक की मिल रही है, आप कहोगे ज्यादा महंगाई नहीं बढ़ी है, ठीक ठाक सी बढ़ रही है, इतना तो हेल्दी है इकोनॉमी के लिए, मतलब थोड़े थोड़े लोग जो है अमीर हो रहे हैं, वो डिमांड कर रहे हैं, इकोनॉमी हमारी रन कर रही है, ये हेल्दी इन्फ्लेशन होता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? क्रीपिंग इन्फ्लेशन। ज्यादा चिंता की इसमें बात है नहीं। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन के बारे में, ये जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है ये स्लोली इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द इन्फ्लेशन रेट राइजेस फ्रॉम 2 to 3% अप टू 4% इन अ ईयर। एक साल के अंदर, भाई मान लीजिए ये जो हमने बास्केट ली है, ये बास्केट 2021 नवंबर में इसके प्राइसेस थे 100 रुपए, लेकिन 2022 में इसके प्राइसेस कितने हो गए? इसके प्राइसेस हो गए 102 रुपए। 2022 नवंबर में इसके प्राइस कितने हो गए? 102 रुपए। आप क्या कहोगे? 2% से इंक्रीज आया, ये तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन है। 2% से है, ये तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन है, कोई चिंता की बात नहीं है, मतलब हमारी इकोनॉमी हेल्दी है, वो रन कर रही है। ठीक है, इसको कहा क्रीपिंग इन्फ्लेशन, यानी बहुत स्लोली स्लोली जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ रहा है। उसके बाद है, अब रेंग नहीं रहे हो, अब चल रहे हो। अब रेंग नहीं रहे हो, अब चल रहे हो। ठीक है, चलना यानी रेंगने से थोड़ा ज्यादा, क्रीप से थोड़ा ज्यादा। ठीक है, तो वॉकिंग इन्फ्लेशन, जब आपकी महंगाई अप टू 10% इंक्रीज कर गई, जो बास्केट आपकी 100 रुपए की आ रही थी, आज वो बास्केट 110 रुपए की आने लगी। आपने क्या कहा कि 10% इंक्रीज हो रहा है, बाबा रे बाबा इतनी महंगाई बढ़ रही है, एकदम से 10% में वृद्धि हो रही है, 10% इंक्रीज हो रहा है, यानी इन्फ्लेशन थोड़ी सी ज्यादा तेज गति से मूव कर रही है। इसको हम क्या कहेंगे? वॉकिंग इन्फ्लेशन। आप देख सकते हो व्हेन इन्फ्लेशन इज इन सिंगल डिजिट, लेकिन अभी सिंगल डिजिट में ही है, यानी लेस देन 10% की बात हो रही है। 110 नहीं, 109 की आप यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हो कि कोई बास्केट पहले 100 रुपए की आ रही थी, अब उस बास्केट का सारा सामान हम अगर खरीदने जाएं तो 109 रुपए का आ रहा है, यानी अभी महंगाई सिंगल डिजिट से ही बढ़ी है। ठीक है, सिंगल डिजिट का मतलब उसमें सिर्फ वंस प्लेस ही है। आप देखो कोई सामान पहले 100 का आ रहा था, अब वो 106 रुपए का हो गया। कितने परसेंट इंक्रीज हुआ? आप कहोगे मैम 6% इंक्रीज हुआ। सिंगल डिजिट है ना, इसमें टेंस प्लेस नहीं है, दहाई का आंकड़ा नहीं है, सिर्फ यूनिट प्लेस है, वंस प्लेस है, यानी 6% इंक्रीज हुआ। इसको हम क्या कहेंगे? वॉकिंग इन्फ्लेशन। यानी अप टू 9% महंगाई का बढ़ना क्या कहलाता है? वॉकिंग इन्फ्लेशन कहलाता है। ठीक है, अप टू 4% हम क्या कह रहे हैं? क्रीपिंग है। 4 to 9% हम क्या कह रहे हैं? 4 to 9% हम कह रहे हैं इन्फ्लेशन कैसा हो गया? इन्फ्लेशन वॉकिंग हो गया है। ठीक है, यानी सिंगल डिजिट में बढ़ रही है, अभी भी महंगाई बहुत तेजी से नहीं बढ़ रही है। अब चले रनिंग पे। रनिंग चलने से, वॉक से थोड़ा और तेज हो गया।
यानी अप टू 20% इंक्रीज आप देख रहे हो महंगाई में। कोई चीज 100 की थी तो अब वो 115, 118 ऐसे मिलने लगी। यानी 15%, 16%, 9 to 20% मैं कहूंगी, यानी 10 to 20% डबल डिजिट ग्रोथ के अंदर जब आप इन्फ्लेशन को देख रहे हो, व्हेन इन्फ्लेशन स्टार्ट्स टू राइज एट अ सिग्निफिकेंट रेट, मतलब सिग्निफिकेंट सा रेट अब इंक्रीज होने लगा है, अब चिंताएं बढ़ने लगी है, ठीक है। अब 10 से 20% इन अ ईयर, एक साल में 10 से 20% अगर किसी चीज के दाम बढ़ जाते हैं तो उसको हम रनिंग इन्फ्लेशन कह रहे हैं। फिर उसके बाद है गैलोपिंग। गैलोपिंग का मतलब कि भाई क्या मुंह में ही खा लेगी क्या महंगाई? महंगाई हमको अपने अंदर खा जाएगी क्या? कहते हैं ना महंगाई ने तो खा लिया, ऐसे कहते हैं ना हम अपने घर परिवार में आम बोलचाल की भाषा में कि इस महंगाई ने तो खा लिया, इतना परेशान कर दिया है। यानी गैलोपिंग, गैलोपिंग मतलब कि बस खाई जाना, ठीक है। इसको जंपिंग इन्फ्लेशन भी कहते हैं, कूदना, कूद कूद के महंगाई बढ़ रही है, ठीक है। तो गैलोपिंग यानी 20% से 1000% दाम बढ़ गए हैं एकदम। 20% to 1000%, ये इन्फ्लेशन रेट अप टू 1000% रेट ऑफ इंक्रीज को, यानी बहुत ही ज्यादा रैपिड रेट ऑफ इंक्रीज जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। रैपिड रेट ऑफ प्राइसेस जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। ये एक सीरियस प्रॉब्लम हो जाती है, एक चैलेंजिंग प्रॉब्लम हो जाती है, इसको कंट्रोल करना। ये होती है गैलोपिंग इन्फ्लेशन। उसके बाद है हाइपर। हाइपर का तो मतलब यूं होता है ना, अरे हाइपर मत हो, बहुत गुस्सा मत हो, हाइपर मत हो, यानी बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है। हाइपर इन्फ्लेशन, कोई चीज 10 रुपए की मिल रही थी और उसके दाम एकदम 10,000 रुपए हो रहे हैं। इतनी महंगाई। ये जब वॉर लाइक सिचुएशन आती है ना तब ऐसा होता है। लॉकडाउन लगने वाला है, कोई वॉर है, कोई इमरजेंसी है, कोई ऐसा मतलब अचानक से कोई काम हो गया है, बाढ़ आ गई है, भूकंप आ गया है, कुछ इस तरीके की परिस्थितियां जब हो जाती है, उस केस के अंदर ये हाइपर इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। इन्फ्लेशन का जो रेट है वो वेरी 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 फास्ट रेट हो जाता है, ठीक है। यानी इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाते हैं, आपकी इकोनॉमी की वैल्यू ही खत्म हो जाती है। वेनेजुएला के अंदर ऐसा हुआ था। इसको कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। मतलब आप एक देश है, मुझे एक्चुअली नाम याद नहीं आ रहा, मैं बताती हूँ आपको, मे बी ये एथेंस हो, जहाँ पे जो लोग प्लेटो व्लेटो पढ़े हैं, थोड़ा पॉलिटिकल साइंस जानते हैं, उसका देश था एथेंस। वहाँ पे ऐसा हुआ था, नियर इजिप्ट, मिस्र के आसपास की बातें हैं। वहाँ पे ऐसा हुआ था कि क्या हुआ था यूरोप के अंदर कि लोग ना हाथ सेक रहे हैं नोट जला के, कि एक ब्रेड का पैकेट ले जाने के लिए आपको पूरा ट्रक भर के पैसा लेके जाना पड़ता है। इतनी महंगाई हो गई। उस परिस्थिति को हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। तो लोग सोचते हैं यार क्या क्या पैसा, क्या करें इस पैसे का, कुछ सामान तो आ ही नहीं रहा है। तो वो लोग मतलब किसी बकेट में या किसी तसले वसले में सारा पैसा रख के जो है उसे हाथ सेक रहे हैं कि इस पैसे का और क्या करें। ऐसी इमेजेस आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी, गूगल पे मिल जाएंगी कि लोग पैसे जला के उससे हाथ सेक रहे हैं, सर्दी भगा रहे हैं। मतलब पैसों की वैल्यू इतनी गिर जाना, इसको कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। जब रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होने लगे, 10 की पावर 2 से 10 की पावर 10 से 10 की पावर 5 से 10 की पावर 6 से। कोई चीज पहले 100 रुपए की आ रही थी, अब 1 लाख की हो गई है, एकदम से 10 की पावर 4 से इंक्रीज हो गया। तो इसको कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। तो सबसे पहले क्रीपिंग, उसके बाद वॉकिंग, वॉकिंग के बाद रनिंग, रनिंग के बाद गैलोपिंग, गैलोपिंग के बाद हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन वर्स्ट केस है और जो क्रीपिंग इन्फ्लेशन है वो एक हेल्दी सिचुएशन को शो करता है। ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। अब हम कॉजेज के बेस पे पढ़ते हैं जो ज्यादा पूछा जाता है। स्पीड के बेसिस पे ज्यादा इन्फ्लेशन के टाइप्स पूछे नहीं जाते, कॉजेज के बेस पे बहुत पूछे जाते हैं, हम उसको देखते हैं। सबसे पहला है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन यानी कि मांग जन्य मुद्रास्फीति। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? मांग जन्य मुद्रास्फीति, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इसमें क्या होता है, आपके पास पैसा बहुत है। अब जब मैंने इन्फ्लेशन की वजह आपको बताई थी तब मैंने आपको समझाया था इंसान के पास जितना ज्यादा पैसा होगा वो उतनी ज्यादा डिमांड करेगा। पैसा नहीं है तो डिमांड कहां से करेंगे और महंगाई बढ़ेगी ही नहीं। जब आपके पास पैसा बहुत सारा है, टू मच मनी, बहुत सारा पैसा है, लेकिन सामान बहुत कम है, सामान बहुत कम है। इकोनॉमी ने अपनी सारी मेहनत, सब कुछ, रॉ मटेरियल, सारी लेबर, सब कुछ लगा दिया, अपना फुल पोटेंशियल लगा दिया, लेकिन उसके बाद भी वो आप लोगों की डिमांड को पूरी नहीं कर पा रहे। उस केस में क्या होता है? डिमांड पुल इन्फ्लेशन। क्योंकि लोगों के पास पैसा इतना हो गया कि वो लोग डिमांड बढ़ाते चले जाएंगे, डिमांड बढ़ाते चले जाएंगे, बढ़ाते चले जाएंगे। इकोनॉमी ने और लेबर लगा दी, और लेबर लगा दी, और लेबर लगा दी, और रॉ मटेरियल ले आए, और मशीनें ले आए, लेकिन फिर भी आपकी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप लोगों के पास पैसा इतना है। पहले नहीं था, एक एसी भी नहीं बिक रहा था, अब 1000 एसी, 2000 एसी, 3000 एसी। अब धरती की भी तो कुछ वैल्यू है ना, कि मतलब कि ये इतना ही आपको रिसोर्सेज दे सकती है। हर चीज, हर इकोनॉमी जो है एक लिमिट तो है ना उसकी, ऐसा थोड़ा ना कि अनलिमिटेड आपकी वांट्स को पूरी ही करती चली जाएगी। तो ये वो
सिचुएशन होती है जब लोगों के पास पैसा बहुत है, टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स, उसको हम कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, द ओवरऑल आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी डज नॉट फॉल इन दिस केस, यानी कि जो आउटपुट है वो कम नहीं हो रहा है, आउटपुट पूरा है, लेकिन आउटपुट के बाद भी, पूरे आउटपुट के बाद भी आपकी डिमांड्स इतनी ज्यादा है कि वो आउटपुट कुछ काम ही नहीं आ रहा है। ठीक है, इससे क्या, इसका रीजन क्या है, यानी जो एग्रीगेट डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, लोगों के पास पैसा ज्यादा हो रहा है, आरबीआई ने पैसा ज्यादा छाप दिया है, कुछ इस तरीके की सिचुएशंस जो हैं ये इस इन्फ्लेशन का कारण बनती है। ये होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, यानी लोगों की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ जाना। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, मान लीजिए आज के टाइम में क्या हो रहा है, महिंद्रा एन नई मूवी कह रही हूँ, नई गाड़ी आई है, आप लोगों को पता है ना। सब लोग अब आप इसका अगर बुकिंग करवाने जाओगे ना तो आपको 2-2.5 साल आगे की बुकिंग मिलेगी। उसकी वजह क्या है, लोगों के पास पैसा इतना हो गया है और गाड़ियां बहुत कम बनी है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये गाड़ियां महंगी होनी शुरू हो जाएगी, टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इसके बाद नेक्स्ट है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, यानी आपकी लागत बढ़ रही है, आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है। इसका एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल समझेंगे, एग्जाम्पल के हिसाब से करेंगे। मान लीजिए यहाँ एक बर्गर वाला है, कौन है, बर्गर वाला है, बर्गर बेचता है। बर्गर के दाम है मान लीजिए 60 रुपीज है या 160 रुपीज है, बढ़िया वाला बर्गर है, 160 रुपीज जो है उसके दाम है। अब क्या हुआ, इसको बनाने वाला जो शेफ है, या मैं कहूँ शेफ छोड़ो, इसको बनाने में जो रॉ मटेरियल लग रहा है, इसको बनाने में जो रॉ मटेरियल लग रहा है, या इसको होटल्स तक, रेस्टोरेंट्स तक पहुंचाने के लिए जो व्हीकल लगाना पड़ रहा है, जो ट्रांसपोर्टेशन लगाना पड़ रहा है, वो महंगा हो रहा है। या इसके लिए जो पाव लगता है, जो ब्रेड लगता है, या जो इसके अंदर वेजीज डलती हैं, जो वेजिटेबल्स यूज हो रही हैं, वो महंगी हो गई है। यानी रॉ मटेरियल महंगा हो गया इस बर्गर को बनाने के लिए। तो जो रेस्टोरेंट वाला है जो आपको बर्गर दे रहा है, वो क्या कहेगा कि 160 का नहीं आएगा, 260 का आएगा। भाई हमने कहा 260 का क्यों आएगा, उसने क्या कहा, मैडम सामान हो रहा है, मेरे को 160 तो सामान के ही लग जाते हैं, और फिर देखो मैं 20 रुपए में इसको ये करता हूँ, फिर मैं इसका पैकिंग करवाता हूँ, फिर मैं ये करवाता हूँ, इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए हमें ये भी डालना पड़ता है। मतलब वो क्या कह रहा है कि पहले हमें इतने का सामान मिल जाता था, अब सामान ही महंगा हो गया, तो हम क्या करें। ये क्या होता है, कॉस्ट पुश, यानी आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही इंक्रीज हो गया। कोई खेत है, खेत के अंदर पहले जो किसान लोगों को हायर किया जाता था, यानी जो लोग आपके खेतों के अंदर कटाई वटाई का काम करते थे, वो सस्ते में आ जाते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, कटाई वटाई का काम करवाने के लिए बहुत महंगी लेबर आपको यूज करनी पड़ रही है, तो उसको भी आप क्या कह दोगे, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। एक बार स्लाइड्स को देख लेते हैं। जब प्राइस इंक्रीज ड्यू टू द राइजिंग कॉस्ट ऑफ द इनपुट्स, इनपुट्स के जो कॉस्ट है वो बढ़ता जा रहा है। जैसे किसी ने अपनी वेजेस में इंक्रीमेंट मांग लिया, ठीक है, अब मान लीजिए मैं कहने लगूं, रिचा मैम से मैं कहने लगूं कि मैम मैं नहीं कर रही इस रेट में काम, मेरे को तो 4 गुना रेट चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगी मैम, मैम अपने घर से थोड़ा ना मुझे देंगी, वो तुम्हारी फीस बढ़ा देंगी, कोर्सेज के प्राइसेस बढ़ा देंगी। क्यों, क्योंकि कॉस्ट तो निकालना है ना, क्योंकि अब उस कोर्स को बनने के लिए जो प्रोडक्शन होता था वो महंगा होने लगा। अब उसका जो टीचर है वो ज्यादा पेमेंट मांगने लगा, उसने वेजेस इंक्रीज कर दिए, या ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया है, या अनअवेलेबिलिटी हो गई है, रॉ मटेरियल मिल ही नहीं रहा है, जिसकी वजह से रॉ मटेरियल महंगा हो गया है। ठीक है, तो इस वजह से जो महंगाई होती है उसको हम क्या कहते हैं, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अगला है मॉनेटरी इन्फ्लेशन। जब आरबीआई बहुत सारा पैसा जो है वो छाप छाप के फेंक दे, बहुत सारा पैसा प्रिंट करके मार्केट में निकाल दिया, अब आप लोगों के पास बहुत पैसा हो गया है। ठीक है, इस प्रोसेस को, इस स्टेप को क्या कहते हैं, जब आरबीआई बहुत सारा पैसा जो है प्रिंट कर देती है, उस स्टेप को क्या कहते हैं, उस स्टेप को कहते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। क्या कहते हैं, डेफिसिट फाइनेंसिंग, यानी अपने घाटों को पूरा करने के लिए आपने नई करेंसी छाप ली है, अपने डेफिसिट्स, अपने लॉसेस को पूरा करने के लिए आपने नई करेंसी छाप ली है, इसको कहते हैं डेफिसिट को फाइनेंस कर लेना, डेफिसिट फाइनेंसिंग। यानी जब आरबीआई बहुत सारी मनी को प्रिंट कर देता है तो क्या होगा, आप लोगों के पास पैसा बहुत हो जाएगा और आप लोग डिमांड ज्यादा बढ़ा दोगे। इस चीज को कहते हैं मॉनेटरी इन्फ्लेशन, क्योंकि मनी की वजह से इन्फ्लेशन हुआ है, बहुत ज्यादा मनी छापने की वजह से, मनी प्रिंट करने की वजह से इन्फ्लेशन हुआ है, इसको हम क्या कहेंगे, मॉनेटरी इन्फ्लेशन। ठीक है, ये होता है मॉनेटरी इन्फ्लेशन। इसके बाद चलते हैं, दैट इज स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, जब आपकी इकोनॉमी के स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम है, आप लोग एडवर्स इंपैक्ट्स को संभाल नहीं पा रहे हो।
मान लीजिए बाढ़ आ गई, कहीं पे फ्लड आ गया है, मान लीजिए कहीं पे ड्रॉट कंडीशन हो गया, सूखा पड़ गया है, जिसकी वजह से आपकी जितनी फसलें थी सब खराब हो गई है, और आपकी इकोनॉमी में इतना दम नहीं है कि कुछ आर्टिफिशियल तरीके यूज करके आपकी फसलों को अच्छा बना ले, यानी आपकी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर गड़बड़ा गया है। ठीक है, इस वजह से अब क्या होगा, खाने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अब आपका जो प्रोडक्शन था वो ही कम हो गया है। पहले 100 क्विंटल गेहूं जो है आप लोग प्रोड्यूस कर देते थे, लेकिन अब क्या हुआ, ड्रॉट की वजह से, सूखे की वजह से 100 क्विंटल की जगह 20 क्विंटल गेहूं ही बना है। खाने के लिए पहले भी 2 करोड़ लोग थे, आज भी 2 करोड़ लोग हैं, तो क्या होगा, ये 20 क्विंटल कम रह जाएगा और डिमांड ज्यादा है, तो इस केस में महंगाई बढ़ जाएगी, सीधी सी बात है। तो स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन में क्या होता है, वीक स्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशंस का जब वीक स्ट्रक्चर होता है वो हैंडल नहीं कर पाते हैं एडवर्स इफेक्ट्स जो हैं नेचर के या किसी भी चीज के, उस वजह से जो स्ट्रक्चरल फेलियर की वजह से इन्फ्लेशन हो रहा है उसको कहते हैं स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। ठीक है, ये ज्यादातर लो इनकम एरिया के अंदर होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने जो फूड्स या आर्टिफिशियल जो आप शॉर्टेज देखते हो फूड्स की, गुड्स की, पुअर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हो रहा है मॉनसून की वजह से, इनएडिक्वेट इरिगेशन फैसिलिटी की वजह से, यानी आपके देश के अंदर इतनी अच्छी फैसिलिटीज ही नहीं है सिंचाई की, इरिगेशन की, और मॉनसून जो है वो कम हुआ है। उस केस में क्या हुआ, यानी आपके डिपार्टमेंट्स की प्रॉब्लम है, ये वो इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छी नहीं दे रहे, यानी आपके स्ट्रक्चर में कमी है, तो इस वजह से क्या होगा, इसको स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन कहेंगे, क्योंकि अब प्रोडक्शन हो जाएगा कम और डिमांड जो है वो उतनी की उतनी है जितनी पहले थी, इसको कहते हैं स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। इसके बाद क्या है, प्रॉफिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन। मुझे तो सिर्फ प्रॉफिट चाहिए, मुझे तो सिर्फ प्रॉफिट चाहिए। समझते हैं कैसे, मान लो यहाँ पे कोई आदमी है, ठीक है, या मान लीजिए हम परचम क्लासेस का ही एग्जांपल लेते हैं। परचम क्लासेस है, परचम क्लासेस मान लो ऑल ओवर इंडिया में इकलौती होती जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवा रही है, अकेला परचम क्लासेस ही होता जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवा रही है, यानी कि परचम क्लासेस का मोनोपोली हो गया, परचम क्लासेस का मोनोपोली हो गया कॉम्पिटिटिव एग्जाम के फील्ड में। अब मैम को ऐसा हो गया, मान लो ऋचा मैम ऐसे सोचने लग जाए, मुझे नहीं पता कहाँ से देंगे स्टूडेंट, नहीं देंगे, मुझे तो सिर्फ प्रॉफिट चाहिए, मुझे तो सिर्फ प्रॉफिट चाहिए, मैं तो प्रॉफिट 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 चाहिए मुझे, मुझे कुछ नहीं पता कहाँ से बच्चे देंगे, परेशान हो नहीं हो। और मैम को ऐसे भी हो जाए कि मैं ही हूँ अकेली पूरी इंडिया के अंदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवा रही हूँ, यानी कि बस अब तो कितना भी मांग लो इनसे, इनको देना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन में वो क्या करेंगे, अपने जो 2000 के कोर्सेज हैं वो उन्होंने 20,000 के कर दिए, ठीक है, 20,000 वाले जो कोर्सेज हैं वो उन्होंने 50,000 के कर दिए, बढ़ाए जा रही है रेट, बढ़ाए जा रही है रेट, यानी कहने का मतलब क्या हो गया, जब मोनोपोली है किसी की, एकाधिकार है, अकेला वही है, तो वो कितने भी प्राइसेस ले आपको देने पड़ेंगे और कोई ऑप्शन आपके पास है नहीं। अब एग्जाम की तैयारी करनी है तो आपको परचम क्लासेस तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा। अब वो परचम क्लासेस अपने प्रॉफिट के लिए जो प्राइसेस हैं कोर्सेज के वो बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। इस तरीके की महंगाई को हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन। देख लेते हैं एक बार, इफ द प्रोड्यूसर्स ड्यू टू देयर मोनोपोली पोजीशन, उनकी मोनोपोली पोजीशन की वजह से मार्क अप देयर प्रॉफिट मार्जिन, अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से प्रॉफिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज रीफ्लेशन। रीफ्लेशन क्या होता है आप देखना, जैसे ही कोविड हुआ, जैसे ही कोविड हुआ, सारी फैक्ट्रीज जो है वो शट डाउन हो गई, सारी फैक्ट्रीज जो है वो बंद पड़ी थी, सारी की सारी फैक्ट्री जो है वो क्लोज है लॉकडाउन के अंदर। ठीक है, लॉकडाउन लगा हुआ है, यानी प्रोडक्शन नहीं हो रहा क्योंकि डिमांड भी नहीं हो रही थी, डिमांड बहुत कम हो गई। ठीक है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन बहुत कम हो गया, प्रोडक्शन बहुत कम हो गया। अब डिमांड क्यों नहीं हो रही थी, लोग बाग काम पे ही नहीं जा रहे हैं, काम पे ही नहीं जा रहे हैं, यानी जो मनी है वो लोगों के हाथ में बहुत कम हो गया था, क्योंकि लोग अपने घर पे बैठे हैं, लेबर के पास पैसा ही नहीं है, वो डिमांड किस चीज की करेंगे। अब ऐसी परिस्थिति से जैसे ही आप बाहर आए, जैसे ही कोरोना गया, जैसे ही कोविड गया, इकोनॉमी जो है धीरे धीरे अनलॉक होने लगी। हम लोग किस तरफ गए, हम लोग अनलॉक की तरफ गए। ठीक है, अनलॉक फेज 1, अनलॉक फेज 2, अब आप इतने बजे तक मार्केट में जा सकते हैं, अब इतने फीट दूरी पे खड़े होकर शॉपिंग कर सकते हो। धीरे धीरे फेज्ड मैनर में, ग्रेजुअल मैनर में अनलॉक किया गया हमारा देश। अब इसके लिए क्या किया गया, भारत सरकार ने देखा लोगों के पास तो पैसा ही नहीं है, वो डिमांड कहाँ से करेंगे, डिमांड नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन नहीं होगा और फिर फैक्ट्रीज को नुकसान होगा तो जीडीपी खराब होगी। अब ऐसे के लिए क्या किया गया, सरकार की तरफ से कुछ हेल्प की गई, सरकार ने बहुत सारी सब्सिडीज देनी शुरू कर दी।
सब्सिडीज देनी शुरू कर दी कि तुम अपना पैसा बचाओ, पैसा हम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तुमको सामान छूट पे मिलेगा, कुछ डिस्काउंट पे मिलेगा, कुछ सब्सिडी पे मिलेगा, पैसा हम दे देंगे, तुम अपना सामान की डिमांड बढ़ाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ सब्सिडीज दे दी, आप लोगों से टैक्स कट कर दिया, आप लोगों को कहा कि ठीक है देन 10% टैक्स मत दे, 2% दे दे, बचे हुए 8% से तुम अपनी और डिमांड कर लो। यानी इस तरीके की जो इन्फ्लेशन होती है इसको कहते हैं हम, किस तरीके की इन्फ्लेशन, रीफ्लेशन। मतलब एक बार जब सारी इन्फ्लेशन रुक गई है, ठीक है, डिमांड विमांड सब रुक गई है, अब आपने एक स्टिमुलस देने के लिए, आपने फिर से इकोनॉमी को ट्रैक पे लाने के लिए फिर से जानबूझ के कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए जिससे लोगों की डिमांड बढ़े, इसको कहते हैं रीफ्लेशन, यानी कि दोबारा से इन्फ्लेशन लाना। रीफ्लेशन ये है स्टिमुलेटिंग द इकोनॉमी, इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने के लिए, इकोनॉमी को फिर से चलाने के लिए, ठीक है, आफ्टर अ इकोनॉमिक स्लो डाउन, इकोनॉमिक स्लो डाउन के बाद फिर से रीफ्लेशन लाया जाता है, ठीक है। इसका गोल क्या होता है, क्यों लाते हैं रीफ्लेशन को, ताकि हमारा जो आउटपुट है वो एक्सपेंड हो सके, ताकि हमारी स्पेंडिंग जो है वो स्टिमुलेट हो सके, और हम लोग डिफ्लेशन यानी जो हम मंदी के मार से मर रहे थे उससे हम लड़ सके, ठीक है, इसको कहते हैं रीफ्लेशन। इसके बाद स्क्यूफ्लेशन क्या होता है, स्क्यू का मतलब होता है टेढ़ा, है ना, वो होता है ना टेढ़ा है पर मेरा है, वो टाइप का स्क्यू, यानी कि कुछ इवननेस नहीं है, कुछ चीज में कुछ है, कुछ में कहीं है, कहीं से ऐसे निकला हुआ है, कहीं से ऐसे निकला हुआ है, यानी स्क्यू का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म पैटर्न में ना होना। तो इसी को ही आप लिंक करो स्क्यू फ्लेशन से, अब समझेंगे बात को। देखो इकोनॉमी के अंदर कुछ सेक्टर तो ऐसे हैं जहां पे डिमांड है ही नहीं, और कुछ सेक्टर ऐसे हैं जहां पे महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे पेट्रोल जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, एक समय आएगा जब अनियन जो है वो बहुत तेजी से बढ़ने लग जाएंगे। एक समय था जब नींबू जो है, लेमन जो है, वो एक नेशनल मुद्दा बन गया था, लेमन इतनी तेजी से बढ़ने लगे थे, बाकी चीजें तो नहीं बढ़ रही थी, कुछ ही चीजें थी तो जो बढ़ रही है, कुछ ही चीजें हैं जिनके प्राइसेस राइज हो रहे हैं। तो ऐसी महंगाई जब किसी एक सेक्टर के अंदर तो महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है और दूसरे सेक्टर के अंदर महंगाई हो ही नहीं रही, इसको कहते हैं स्क्यूफ्लेशन, मतलब कि टेढ़ी मेढ़ी सी इन्फ्लेशन हो रही है, हर जगह इन्फ्लेशन नहीं है। स्क्यू प्लस इन्फ्लेशन यानी कुछ सेक्टर्स के अंदर सीजनल की वजह से या किसी भी वजह से, ठीक है, ब्लैक मार्केटिंग की वजह से, काला बाजारी की वजह से, या होर्डिंग करने की वजह से अपने यहाँ पे रोक रोक के रख लिया सामान की, जब ब्लैक में बेचेंगे, जब ब्लैक में लोग डिमांड करेंगे, इसकी मारा मारी होने दो एक बार चीजों की, फिर हम बेचेंगे, इसको कहते हैं स्क्यूफ्लेशन की कुछ ही सेक्टर्स के अंदर महंगाई का बढ़ना। इट इज द स्क्यूड राइज इन द प्राइस ऑफ सम आइटम्स, ओनली सम आइटम्स, सब में नहीं, सिर्फ कुछ आइटम्स के अंदर ही चीजों के दाम को बढ़ाना, ठीक है। जैसे सीजनल राइज इन द प्राइस ऑफ ओनियन, अनियन के प्राइसेस जो हैं वो कभी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं पर बाकी चीजें नहीं बढ़ रही हैं, सिर्फ अनियन महंगा हुआ, ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम, स्क्यूफ्लेशन या स्क्यू इन्फ्लेशन। इसके बाद अगला है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन के अंदर देखो दो चीजें हैं, एक तो इसके अंदर आपको पता लग रहा है स्टैग्नेशन आ गया। स्टैग्नेशन क्या होता है, इकोनॉमी रुक सी गई है, ठीक है, वो जैसे सॉन्ग वोंग सुनते होगे ना तो उनकी जिंदगी थम सी गई है, तो ऐसे ही स्टैग्नेशन होता है, रुक जाना। स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन, इसको हमने ब्रेक किया, स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन, यानी ये क्या बन गया, ये बन गया आपका स्टैगफ्लेशन। क्या बन गया, स्टैगफ्लेशन। इस स्टैगफ्लेशन में क्या होगा, इस स्टैगफ्लेशन में होगा स्टूडेंट्स, डिमांड जो है वो बहुत कम हो जाएगी, यानी डिमांड कम होना, इसको क्या कहते हैं हम, रिसेशन आ जाएगा, रिसेशन मंदी आ जाएगी, हिंदी वाले एस्पिरेंट्स कहेंगे मंदी आ जाएगी, ठीक है, डिमांड नहीं है इकोनॉमी के अंदर, ठीक, और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेजी से बढ़ जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो तेजी से बढ़ जाएगा, बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ जाएगी, क्योंकि डिमांड नहीं है, बनाए किस चीज के लिए, प्रोडक्शन किस चीज के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, और अनएम्प्लॉयमेंट के साथ साथ इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगा। यहां पे इन्फ्लेशन भी बढ़ जाए, एक ही साइमल्टेनियस इंक्रीज हो रहा है, उसी समय में डिमांड जो है वो आपकी कम हो गई, यानी रिसेशन भी हो रहा है, रिसेशन भी हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट भी हो रहा है और इन्फ्लेशन भी हो रहा है। तीनों परिस्थितियों का, तीनों सिचुएशंस का साइमल्टेनियसली होना, यानी कि एक ही समय में होना, स्टैगफ्लेशन कहलाता है। क्वेश्चन बनता है ऐसा कि स्टैगफ्लेशन में इन्फ्लेशन बढ़ रही है, सही बात है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, सही बात है, रिसेशन बढ़ रहा है, सही बात है, तीनों चीजें एक साथ हो रही है, इसको कहते हैं स्टैगफ्लेशन।
ठीक है, यानी स्टेगनेशन, आपकी इकोनॉमी स्टेगनेट हो गई है, बनाना नहीं है कुछ क्योंकि डिमांड नहीं है, स्टेगनेशन आ गया है। ठीक है, स्टैगफ्लेशन ये होता है। तो ये थे स्टैगफ्लेशन की बातें। इसके बाद हेडलाइन इन्फ्लेशन। अब दो कंसेप्ट होते हैं जिसको कहते हैं हेडलाइन और कोर इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन एंड कोर इन्फ्लेशन, ये दो तरीके के इन्फ्लेशन हमें और समझने हैं। हेडलाइन इन्फ्लेशन किसको कहते हैं, कोर इन्फ्लेशन किसको कहते हैं। हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है स्टूडेंट्स, जैसे मैंने ये एक बास्केट ले ली, इस बास्केट के अंदर बहुत सारे गुड्स हैं, इसके अंदर मान लीजिए आपने शूज डाल दिए, इसके अंदर आपने क्लोथ्स डाल दिए, ठीक है, इसके अंदर आपने मान लो फूड डाल दिया, इसके अंदर आपने फ्यूल डाल दिया, सारी चीजें आपने डाल दी। अब आप एक चीज को देखना, जो खाने पीने की चीजें होती है, जो पेरिशेबल आइटम्स होती हैं, जो फूड आइटम्स होती है, या जो फ्यूल होता है, वो रोज बदल जाता है, घंटों के हिसाब से बदल जाता है। कि पहले तो फ्यूल जो है 106 रुपए का पेट्रोल डल रहा था, यार शाम को देखियो 107 रुपए का हो गया है। मतलब जो फूड और फ्यूल होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल होता है नेचर में। वॉलेटाइल का मतलब जल्दी जल्दी जिसके प्राइसेस जो हैं वो चेंज हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल होता है। हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है, जिसके अंदर सारी चीजों की इन्फ्लेशन को इंक्लूड कर लिया जाता है। ये इंक्लूसिव होता है सभी चीजों का, इसके अंदर फूड को, इसके अंदर फ्यूल को, इसके अंदर कपड़ों को, जूतों को, एजुकेशन को, सब चीजों को ले लिया जाता है। इसको कहते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन। ये बहुत ज्यादा, ये आपको रियल पिक्चर नहीं देता है, ये आपको रियल पिक्चर नहीं देता है, क्योंकि इसके अंदर जो फूड और फ्यूल है वो बहुत वेरी कर रहा है, वो बहुत वेरिएबल है, वो बहुत वॉलेटाइल है, जल्दी जल्दी उसकी वैल्यू कम ज्यादा हो रही है। तो हम क्या करते हैं, हम कोर इन्फ्लेशन निकालने की कोशिश करते हैं। कोर इन्फ्लेशन में क्या होता है, जो बहुत रियल पिक्चर देता है, आपको एक स्टेबल सी पिक्चर दे देता है इन्फ्लेशन की। कैसे निकलेगा, उसने देखा कि कौन दो चीजें ऐसी हैं जो भड़क कर रही है, जो बहुत वॉलेटाइल है, तो देखा फूड और फ्यूल ऐसे हैं जो वॉलेटाइल है, बोले इनकी इन्फ्लेशन को अलग ही निकाल दो। यानी हेडलाइन में से, जब मैं हेडलाइन इन्फ्लेशन में से मैं माइनस कर रही हूं फूड की इन्फ्लेशन और फ्यूल की इन्फ्लेशन, मैंने क्या किया, फूड और फ्यूल का जो इन्फ्लेशन है वो मैंने माइनस कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका कोर इन्फ्लेशन। बहुत ज्यादा पेपर में पूछ लिया जाता है ये, तो आपको याद रखना है, कोर इन्फ्लेशन में फूड और फ्यूल को इंक्लूड नहीं करते, और हेडलाइन इन्फ्लेशन में फूड और फ्यूल की इन्फ्लेशन को भी इंक्लूड करते हैं। हेडलाइन में हर चीज को इंक्लूड करते हैं, ठीक है। जैसे हेडलाइंस होती है ना न्यूज़पेपर में, वो ऐसे नहीं है कि वो ना एक सम्मेशन सा दे देता है पूरी न्यूज का, ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। तो हेडलाइंस इन्फ्लेशन जिसके अंदर सब चीजें इंक्लूड हो गई, और कोर इन्फ्लेशन जिसके अंदर फूड और फ्यूल इंक्लूड नहीं हो रहा है, इसको कहते हैं कोर इन्फ्लेशन। एक बार स्लाइड्स पे देख लेते हैं। हेडलाइन में इट इज मेजर ऑफ टोटल इन्फ्लेशन विद इन एन इकोनॉमी, जिसमें फूड भी आ गया, एनर्जी प्राइसेस, ऑयल गैस सब कुछ आ गया है, ठीक है। ये वॉलेटाइल होता है नेचर में, आप देख पा रहे हैं, ये जो होता है ये वॉलेटाइल होता है नेचर में, इसमें फूड भी आ गया, इसमें फ्यूल भी आ गया, और टोटल इन्फ्लेशन बताता है पूरी इकोनॉमी का, ठीक है। तो ये होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन। उसके बाद कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, ये चेंज इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बट डज नॉट इंक्लूड फूड एंड फ्यूल। एनर्जी सेक्टर को और फूड को इंक्लूड नहीं करता, उनको एक्सक्लूड कर देता है, ठीक है। दिस मेजर्स इन्फ्लेशन एक्सक्लूड्स दीज आइटम्स, इन दोनों आइटम्स को एक्सक्लूड कर देता है, बिकॉज ये जो होते हैं बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं, इसको कहते हैं कोर इन्फ्लेशन। आई होप आपको समझ आ गया कि हेडलाइन और कोर में क्या डिफरेंस है। अब कुछ एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं, अपने मन में आंसर सोच लेना, मैं साथ साथ बता रही हूँ। लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। और मैं सबके क्वेश्चंस देखती हूँ, सबके आंसर्स देखती हूँ, बहुत बेहतरीन आप लोग परफॉर्म कर रहे हो, और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को पढ़ा के, और आई होप आप लोग भी इंजॉय कर रहे हो मेरे साथ। तो टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स लीड्स टू विच टाइप ऑफ इन्फ्लेशन। पैसा बहुत है लेकिन सामान बहुत कम है, ये किस तरीके का इन्फ्लेशन होता है। हमने देखा था पैसा बहुत है तो डिमांड बहुत हो जाएगी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। क्या कहेंगे इसको, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि आरबीआई प्रिंटिंग मोर एंड मोर मनी। आरबीआई बहुत पैसा जो है वो छाप रहा है, बहुत सारा पैसा प्रिंट कर रहा है, जिसको डेफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं। इसकी वजह से कौन सी तरीके का इन्फ्लेशन हो सकता है। अब देखो बहुत ज्यादा मनी प्रिंट हो रहा है तो मॉनेटरी इन्फ्लेशन है ना, तो कौन सा आ जाएगा, मॉनेटरी इन्फ्लेशन, ऑप्शन डी जो है वो इसका आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द मेन कॉज ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया आर। भारत के अंदर इन्फ्लेशन किस वजह से होता है। ए ऑप्शन, इनएडिक्वेट राइज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन,
जितने प्रोडक्शन की जरूरत है इंडस्ट्रीज उतना प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, इनएडिक्वेट प्रोडक्शन, यानी कि जो सप्लाई है वो तो हो गई कम और डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है। यस, सप्लाई कम डिमांड ज्यादा, महंगाई होगी। इरेटिक एग्रीकल्चर ग्रोथ, ग्रोथ जितना होना चाहिए था एग्रीकल्चर का नहीं हो पा रहा है, यानी अगेन यहाँ पे सप्लाई कम हो गई। डेफिसिट फाइनेंसिंग, डेफिसिट फाइनेंसिंग मतलब कि आरबीआई जो है ज्यादा से ज्यादा प्रिंट कर रहा है मनी को, रुपी बहुत सारा प्रिंट कर दिया, जिसको हमने क्या कहा, डेफिसिट फाइनेंसिंग। क्या इस वजह से महंगाई होती है? इस वजह से भी होती है, लोगों के पास पैसा बहुत हो जाता है। तो तीनों ही वजह से महंगाई होती है। आंसर क्या आ जाएगा? डी, ऑल ऑफ द अबव। आंसर क्या आ गया? डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है वो देखिए। द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैग्नेशन एंड इन्फ्लेशन, हमने अभी किया है। स्टैग्नेशन और इन्फ्लेशन कौन सा, क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं स्टैगफ्लेशन, जिसके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट भी होगा, जिसके अंदर रिसेशन भी होगा, मंदी यानी डिमांड भी कम है, और जिसके अंदर इन्फ्लेशन भी होगा, ठीक है, तो ये तीन चीजें जो है वो इसमें आ गई है। उसके बाद MCQ 5 क्या कहता है? व्हेन इन्फ्लेशन इज अ रिजल्ट ऑफ एन इंक्रीज, ये आपको बताना है, ध्यान से पढ़ लीजिए। व्हेन इन्फ्लेशन इज अ रिजल्ट ऑफ एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जब आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी लेबर है, ठीक है, जैसे आपका रॉ मटेरियल है, ये चीजें महंगी हो रही है, तो उस महंगाई को क्या कहते हैं? आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन महंगा हो रहा है, उस की वजह से जो महंगाई हो रही है उस महंगाई को क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन कहते हैं, कॉस्ट पुश कहते हैं, डिमांड पुल कहते हैं, या नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं है। तो आपको ये आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देना है, मैं आप लोगों के आंसर्स चेक करूंगी। आई होप आपको कुछ आइडिया लगा टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन से कितने तरीके का होता है, आपको मदद मिल रही है। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।